वेलकम बैक टू टीजीएल टॉक्स। आज स्टूडियोज में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। थिएटर इन एजुकेशन क्या होता है और उसकी जर्नी उनकी कैसे स्टार्ट हुई जानते हैं उन्हीं से। उनका नाम है अभिषेक गोस्वामी। तो अभिषेक सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। सर टीजीएल स्टूडियोज में आके आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और ये जानकर बड़ी खुशी है कि जयपुर जैसे शहर में इस तरह के स्टूडियोज़ जहाँ देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर अब एक ऐसा स्टूडियो है जहाँ पर हम फिल्म और सिनेमा, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, इससे रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, मतलब ये चीज़ जानने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं टीजीएल टॉक्स के बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, काफ़ी सारे अलग अलग लोग आ चुके हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मतलब कि अभिषेक सर को बुलाया जाए, एक बार उनसे बात करी जाए कि थिएटर और ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो मैं आपकी शुरुआत जानना चाहूँगा, जो लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में, वो थोड़ा सा आप बताइए। तो अगर इस फील्ड में मेरे आने की शुरुआत की बात करें तो अलग अलग फेजेज में इसको देखा जा सकता है। तो अगर बहुत ही शुरुआत की बात करें तो मैं शायद 10th क्लास में था और समर ब्रेक हुआ था। समर ब्रेक में क्या करें? हाँ जी। तो अक्सर लोग नाना नानी के यहाँ जाते हैं या कहीं और जाते हैं घूमने के लिए। पर जयपुर शहर में एक चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप होनी थी, तो उस चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और वो जयपुर के एक बहुत नामी रंगकर्मी, अब तो नहीं रहे, DN शैली, उनकी एक बड़ी पॉपुलर वर्कशॉप थी। समर चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप करके। तो मैंने सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो 30 दिन की वर्कशॉप थी जिसमें आखिर में प्ले भी होना होता है। जी सर। तो वो मेरा पहला अनुभव था जब मैंने थिएटर की शुरुआत की, लेकिन ये एक चिल्ड्रन थिएटर वाली वर्कशॉप थी। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं और स्कूल में बहुत ज़्यादा मौका थिएटर करने का मिला नहीं, लेकिन जैसे कॉलेज में आए तो कॉलेज में आने के बाद पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी कोई एक जगह है जहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है, अपने थिएटर के इंटरेस्ट को परस्यू किया जा सकता है। NSD की बात कर रहे हैं? NSD की बात कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए, हाँ जी, वो एक तो ग्रेजुएशन चाहिए और दूसरा ये चाहिए कि कम से कम आपने 5 नाटकों में ऑन स्टेज मेजर रोल में पार्टिसिपेट किया हो और दूसरा 5 ही नाटकों में कम से कम बैक स्टेज में आपने पार्टिसिपेट किया हो। तो ये एक रिक्विजिट था। हाँ जी। उस रिक्विजिट को पूरा करने के लिए मैंने जयपुर में थिएटर ग्रुप्स को तलाशना शुरू किया। तो मालूम चला कि त्रिमूर्ति और सार्थक मिलकर एक वर्कशॉप कर रहे हैं 40 दिन की। अच्छा। और सार्थक में जो साबिर खान है, साबिर खान के निर्देशन में वो वर्कशॉप होनी हाँ थी। जी। तो वो मेरा पहला अनुभव है जब मैंने उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। उसका भी एक नाटक हुआ था, चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू, और एक और नाटक उसमें हुआ था, कथा निरंतर करके। हाँ जी। तो उन 2 नाटकों में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से थिएटर की शुरुआत बेसिकली वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब कि मैं थिएटर ही करना चाहता हूँ। हाँ, मैं थिएटर की दुनिया से पहला जो मुलाकात होती है, वो मुलाकात इस तरह से मेरी हुई है। उसके बाद की जर्नी एक अलग तरह की जर्नी है और फिर उसके बाद तो मैं दिल्ली गया, बीच में बहुत कुछ कोशिशें हुई। हाँ जी। तो 95 में मैंने ये सब कर लिया था, ये वर्कशॉप्स ज्वाइन कर ली, मतलब थिएटर में आ गया हूँ। 95 में मैं ग्रेजुएट भी हो गया और थिएटर भी इधर चलता रहा। 95 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का इम्तिहान दूं, मगर 4 अटेम्प्ट के बाद भी 95, 96, 97, 98 मैं मेंस तक जाता था। हाँ जी। 2 राउंड होते हैं, मेंस तक जाता था, लेकिन वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाता था मैं किसी कारण से। हाँ जी। लेकिन 98 के आसपास ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही थिएटर इन एजुकेशन एक कंपनी है। हाँ जी। उसमें फैकल्टी की ओपनिंग थी। हाँ जी। टेम्पररी फैकल्टी की ओपनिंग थी, तो मैंने उसका इंटरव्यू दिया, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो जिस इंस्टीट्यूट में आपको एक स्टूडेंट के रूप में जाना था, हाँ, आप उस इंस्टीट्यूट में मतलब एक टू सम एक्सटेंट एक कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी फैकल्टी के तौर पर आप वहाँ पर आ गए हैं
और वो एक थिएटर इन एजुकेशन कंपनी है जो कि बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के साथ काम करती है। हाँ जी। तो उससे पहले मुझे बच्चों के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर वहाँ से एक नया रास्ता मतलब वो एक वो आप जो स्टूडेंट बनना चाहते थे बट आप फैकल्टी बने, वो एक अचीवमेंट आपको मैं कहूँगा कि बहुत मतलब एक प्रेरित किया होगा आपकी लाइफ में। डेफिनेटली, मतलब एक तो प्रोफाइल के लेवल पे तो वो जुड़ता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि आप 4-5 बार से एनएसडी का इम्तिहान दे रहे हो और उस कैंपस को हर बार आप देख कर आते हो और आपकी इच्छा है वहाँ पर पढ़ने की, तो 4-5 बार के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है कि 4-5 बार में नहीं हुआ तो हो सकता है आगे भी ना हो। तो एटलीस्ट उस मौके के तौर पे भी मैंने उस अवसर को देखा था कि टीआई कंपनी में जब मैं यहाँ रहूँगा, इसी कैंपस में रहूँगा, तो मैं लाइब्रेरी जा पाऊँगा, यहाँ के लोगों से मिल पाऊँगा, यहाँ की फैकल्टीज से मिल पाऊँगा, और टीआई कंपनी का जो अपना काम है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड काम है, तो उस प्रैक्टिस बेस्ड काम को भी सीख पाऊँगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि ये इसको एक सीखने के मौके के तौर पर ज़्यादा लेना चाहिए, हाँ जी, बजाय इसके कि इस बात को मैं सेलिब्रेट करूं कि मैं एक वहाँ पर फैकल्टी हो गया। नहीं बहुत अच्छी बात करी, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि मैं सीख सकूं, वहाँ जुड़ के किसी भी तरह जुड़ जाऊं, बस एक बार सीख सकूं, वहाँ का माहौल में अलग ही एनर्जी होगी बेसिकली एनएसडी में। बिल्कुल। तो वो चीज़ों से काफ़ी एक्टर्स निकले हैं, काफ़ी लोग निकले हैं जो इतना नाम कमा रहे हैं। इसी से मैं जानना चाहूँगा, आपके बहुत प्रिय मित्र हैं मुकेश छाबड़ा जी, उनके साथ मुलाकात कैसे और कब कहाँ शुरुआत हुई? तो ये टीआई कंपनी में ही जब वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, तो टीआई कंपनी में का एक कल्चर कुछ इस तरह का कल्चर है कि वहाँ अपनी पुरानी वर्कशॉप के जो स्टूडेंट्स रहे हैं और जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक ठाक समझ रखते हैं, उनको वो वहाँ पर एज एन आर्टिस्ट अपने साथ जोड़ लेते हैं। हाँ जी। तो मुकेश छाबड़ा ने चूँकि पहले ये वर्कशॉप्स की हुई थी और टीआई कंपनी के कुछ कोर्सेज होते हैं, तो समर वर्कशॉप होती है, संडे क्लब पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, तो ये सारे कोर्सेज उन्होंने किए हुए थे और मुकेश के बारे में टीआई कंपनी की अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि ये एक आर्टिस्ट के रूप में इनको टीआई में लिया जा सकता है। मैं भी वहाँ पर था जब आया था, मैं बाहर से आया था, मुकेश दिल्ली का ही है, तो उनसे मुलाकात जो हुई वो पहली बार वहीं पर मुलाकात हुई थी कि वो भी एक आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ काम कर रहे थे और मैं भी एक आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ काम कर रहा था। तो अब टीआई कंपनी के तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उन कामों में एक मेजर काम समर वर्कशॉप होता है और समर वर्कशॉप में 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप बनते हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। तो मुकेश काफ़ी लंबे समय तक मतलब मेरे साथ एक ग्रुप लीडर के तौर पर उन्होंने काम किया, एसोसिएटेड थे। जैसे एक ग्रुप में हम दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चों के बारे में डिस्कशंस करना, उनके लिए प्लान करना, उनके लिए रिव्यूज़ करना, और ये लंबे समय तक, मतलब ये कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार हमने अलग अलग स्कूलों में काम किया। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने असिस्टेंट के तौर पर मेरे साथ काम किया, लेकिन वहाँ कल्चर इस तरह का है कि कोई लीडर नहीं है, कोई असिस्टेंट है, मतलब एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क है, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदार आदमी होता है और बस वो एक्स्ट्रा जिम्मेदार आदमी में रहता था। तो मुकेश के साथ काम के दौरान इस तरह की मुलाकात हुई। फिर हमने काफ़ी सारे प्लेज भी किए जो बच्चों के लिए होते थे, तो अलग अलग प्लेज में भी को एक्टर के तौर पर भी हमने काम किया है, को फैसिलिटेटर के तौर पर वर्कशॉप में काम किया ही है। और इसी दौरान हमें मतलब चाइना भी जाने का मौका मिला, तो एक बड़ा ट्रिप हमारा इस तरह का वहाँ भी थिएटर से रिलेटेड ही आप लोग? हाँ, वो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी का एक फेस्टिवल था चाइना में। तो चाइना में हमने थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के 5-7 प्ले जो उस वक्त रेडी थे, जो बच्चों के लिए थे, उनकी परफॉर्मेंसेस की थी, प्लस वहाँ की सेंट्रल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जैसे इंडिया में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वैसे ही वहाँ सेंट्रल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप भी की थी। बहुत बढ़िया बात है सर। मैं मतलब खुद बीजिंग गया था, बट मैं एजुकेशन में मतलब तो डीयूटी वगैरह देख रहा था और बीजिंग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी देख रहा था, वो सब चीज़ें, बट मैं आर्टिस्टिक फील्ड में वहाँ नहीं जा पाया था थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैं कॉलेज की तरफ से वो सब चीज़ें हो रही थी। जो एक्सपीरियंस आपने बताया चीज़ों की, अभी जो चाइना का एक्सपीरियंस रहा थिएटर एंड एजुकेशन का, वहाँ का और यहाँ का, मतलब तो वो जर्नी कैसे डिफरेंस आप कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को कुछ? हाँ, मतलब ये थिएटर इन एजुकेशन की जर्नी स्लाइटली डिफरेंट जर्नी, ये काम जो है वो बेसिकली स्लाइटली डिफरेंट काम है, डिफरेंट टाइप का काम है।
अक्सर क्या होता है कि कोई भी जब थिएटर ज्वाइन करता है यंगस्टर, तो उसके मन में यही ख्वाहिश होती है कि वो थिएटर में एक्टिंग सीखेगा और एक्टिंग सीखने के बाद वो मुंबई का रुख कर जाएगा और फिल्मों में या टेलीविज़न में उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, या जिस किसी का थिएटर में इंटरेस्ट लग गया तो वो थिएटर डायरेक्शन में चला जाएगा या थिएटर डिज़ाइन में चला जाएगा। लेकिन थिएटर इन एजुकेशन, दरअसल ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं कि थिएटर डायरेक्शन, थिएटर डिज़ाइन, थिएटर एक्टिंग, यही बॉक्सेस नहीं होते। इसके अलावा थिएटर का एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और भी एस्पेक्ट्स हैं इसके जो एजुकेशन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रोल प्ले करता है। और उसमें बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल पोजीशंस हैं उसकी। ऐसा नहीं है कि एक एजुकेशनल प्ले कर दिया और वो थिएटर इन एजुकेशन है। उसमें बच्चों के साथ, बच्चों के लिए दो अलग अलग तरह के काम हैं, और क्लासरूम सिचुएशन में बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रोसेसेस में ड्रामा का क्या रोल हो सकता है, ये भी एक थिएटर इन एजुकेशन का एरिया है। तो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो दरअसल माइंड चेंजिंग एक्सपीरियंस है कि आप सोच के तो ये आते हैं कि आप एक्टिंग करेंगे या डायरेक्शन करेंगे, लेकिन वहाँ आपको थिएटर का एक दूसरा आयाम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ऐसी दुनिया है जिसको एक्सप्लोर किए जाने की ज़रूरत है, और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इस चीज़ को देखा जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इंसान अंदर से कुछ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। जब सर अभिनय की बात हो ही रही है, तो अभिनय की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? आप क्योंकि खुद एक डायरेक्टर हैं, आप प्लेस वगैरह करते हैं, हाँ। उस पर भी आएंगे, लेकिन एक अभिनय को आप कैसे देखते हैं? मतलब एक अभिनेता वो क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अभिनय बहुत, अगर बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो अभिनय बेसिकली आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। सेल्फ एक्सप्रेशन है, और वो जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन हम किसी ना किसी फॉर्म में आम जिंदगी में सभी लोग करते हैं, और वो सेल्फ एक्सप्रेशन मल्टीपल फॉर्म्स में होता है। तो अगर हम देखें बच्चे जब खेलते हैं, हाँ जी, तो खेल के अंदर वो बहुत सारे रोल्स ले लेते हैं। तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब नेचर है, हाँ जी, ये ह्यूमन नेचर है टू एक्ट, टू एक्सप्रेस। तो बेसिकली मेरे लिए अभिनय जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन है। और अगर हम थियोरेटिकल डेफिनेशंस के हिसाब से जाएं या इस फील्ड में जिस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेटली वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसकी डेफिनेशन है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेफिनेशन को में एक क्राफ्ट भी शामिल होता है, फिर आपका ट्रेनिंग भी शामिल होती है। हाँ जी। क्या होता है कि बचपन में या हम नेचुरली भी अपने अलग अलग लाइफ स्पेसेस में सेल्फ एक्सप्रेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन आर्ट में जब एक्टिंग की बात होती है तो हम उसमें डेलिब्रेशन लेकर आते हैं। हाँ जी, डेलिब्रेशन लेकर आते हैं। तो अब आप देखेंगे बच्चे तरह तरह के साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे तरह तरह के बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे तरह तरह के डायलॉग इम्प्रोवाइज करते हैं। लेकिन जब हम डेलिब्रेशन करते हैं तो फिर हम इस पे क्या करते हैं कि हम अपने वॉइस पर, अपनी बॉडी पर, अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर, इन सब चीज़ों पर काम करते हैं, और एक सेट ऑफ स्किल्स हम अचीव करते हैं। और सेट ऑफ स्किल अचीव करने के बाद किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कैरेक्टर को बिल्ड करके हम लोगों तक डिफरेंट मैसेजेस पहुंचाते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है एक्टिंग। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये चीज़ तो इसी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने शुरुआत की एज अ फैकल्टी, आप वहाँ एनएसडी में कर रहे थे काम, फैमिली सपोर्ट रहा आपको? मैं इस मामले में बड़ा प्रिविलेज हूँ। इस मामले में मैं बहुत प्रिविलेज हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर जो है वो आर्ट की तरफ शुरू से इंक्लाइंड रहे हैं। वो खुद पोइट हैं, उनकी काफ़ी सारी किताबें छप चुकी हैं, वो अपने जवानी के दिनों से लिखते रहे हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते रहे हैं। इवन वो ड्रामा का रिव्यू भी करते थे। मतलब 70s से 80s 90s तक के दौर में जयपुर में जितने भी रविंद्र मंच पे या इधर उधर नाटक होते थे ड्रामा डिपार्टमेंट में, तो
बहुत सारी हमारी पेपर कटिंग्स ऐसी हाँ। पढ़ी है मैंने पुरानी अपने घर में, जिनमें उन्होंने बड़े बड़े नाटक निर्देशकों के या बड़े बड़े नाटककारोों के नाटकों का रिव्यू किया है। तो मेरे घर में वो एक इंक्लिनेशन था, आर्ट के लिए इंक्लिनेशन था, और मेरे फादर का बेसिकली बहुत सपोर्ट इसमें रहा है। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। जनरली यंगस्टर्स को ये चैलेंज आता है कि थिएटर जा रहे हो, ये क्या है, हाँ जी, और पता है तो अरे ये वहाँ मत जाओ, वहाँ तो ये है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा है, बहुत रिस्क है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। आपके फादर ने इस चीज को समझा और आप उसको बखूबी निभा रहे हैं और इतनी चीजें कर रहे हैं, बट कई बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। चीजें होती है कि यार ये फील्ड थिएटर में क्या करोगे जाके, एक्टिंग फील्ड में क्या रखा है, ऐसा बहुत सारा नेगेटिव वो आता है। वो भी कंसर्न है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, बट अवेयरनेस की कहीं ना कहीं इशू है, मैं ये सोचता हूँ। ट्रू, बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब और ये बहुत विरोधाभासी बात भी है दरअसल ना। हाँ जी, मतलब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि हम बहुत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, हम विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का देश है। हाँ जी, ये कहते हैं और इसको अपना प्राउड बनाते हैं। हाँ जी, लेकिन जब मेरा अपना बच्चा या बच्ची इस फील्ड में जाना चाहता है तो हम तमाम तरह के सवाल उठाते हैं और तमाम तरह की आशंकाएं हमको घेर लेती हैं। हाँ जी, तो ये एक अजीब किस्म का विरोधाभास है हमारी सांस्कृतिक जीवन में। तो मुझे ये लगता है कि जहां तक कन्विंस करने का सवाल है ना, तो अभी ये जो सोसाइटी है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये बहुत ही यूटिलिटेरियन तरीके से सोचती है। हाँ, यूटिलिटेरियन तरीके का मतलब ये है कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे मुझे क्या लाभ होगा, फायदे और नुकसान के टर्म्स में ये और रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट्स पे फोकस करती है। तो अब एक इंजीनियरिंग करने वाले के लिए या एक डॉक्टरी करने वाले के लिए या कोई और दूसरे पेशे को सीखने वाले के लिए एक किस्म की सिक्योरिटी सोसाइटी के दिमाग में है। हाँ जी, कि ये 5 साल इंजीनियरिंग करेगा तो कहीं ना कहीं इंजीनियर लग जाएगा। वो इंजीनियर कैसा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इंजीनियर लग जाएगा, ये नौकरी लग जाएगी इसकी। लेकिन इस फील्ड का कुछ अता पता नहीं होता तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है यंगस्टर, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, उसको चैलेंजेस फेस करना, कन्विंस करना, बहुत सारी चीजें, मतलब वो कुछ करके दिखाए उस चीज में। हाँ, क्योंकि इसमें भटकाव भी बहुत है। हाँ जी, इसमें भटकाव भी बहुत है। क्या है कि आप सेट ऑफ स्किल्स भी अचीव नहीं कर रहे हो जितना उसके लिए चाहिए। हाँ जी, आर्ट के लिए चाहिए, एक्टिंग के लिए चाहिए, थिएटर के लिए चाहिए, सिनेमा के लिए चाहिए, और आप घर से आ भी रहे हो, घर वालों का भी दबाव है, आप सीख भी नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं तो आप कन्विंस भी कर पाएंगे। यंगस्टर को चाहिए कि वो बहुत फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने उसमें काम करें, तो वो जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो एक ना एक दिन जरूर सामने आता है, उसका रिजल्ट जरूर सामने वो हार्डवर्क और पेशेंस दोनों ही जरूरी है उस चीज के। बिल्कुल। और कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, कन्विंस करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज आपको ऑनेस्ट और आपको सिंसियर रहना पड़ेगा व्हाट यू डू। अगर आप बहाने से आ रहे हैं कि आपको घर से निकलने का बहाना चाहिए और वो बहाना अगर थिएटर है, तो ये आपके अप्रोच में गड़बड़ है। ये शुरुआत में जरूर हो सकता है कि आप बहाने से आ रहे हो, लेकिन आगे जाके तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जिस इंटरेस्ट के साथ आप थिएटर में आ रहे हो, आप उस इंटरेस्ट में कितने हो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। बाकी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे और जो आना भी चाह रहे होंगे, जो कर रहे होंगे आज इस फील्ड में, एस्पायरिंग एक्टर्स वगैरह, वो चीज़ समझेंगे इस चीज़ को। पैशन को फॉलो करना इज़ नॉट इजी पाथ। बिल्कुल नहीं है। और वो आपने बखूबी किया है और वो आप करवा भी रहे हैं बच्चों से। बहुत सारा काम आप अभी कर रहे हैं बच्चों के साथ, जयपुर में कर रहे हैं, बहुत सारी जगह आपने काम किया है। तो वो जर्नी जो आपकी एनएसडी के बाद से, फिर आपका कैसे रुख बदला वो चीज़ का? तो मैंने जैसे बोला कि थिएटर इन एजुकेशन कंपनी में काम करते हुए एक नई दुनिया आपके सामने खुल जाती है। तो फिर आपको लगने लगता है कि यार वो जो सिर्फ एक्टिंग का आपका इंटरेस्ट था या डिज़ाइन का आपका इंटरेस्ट था या डायरेक्शन का आपका इंटरेस्ट था, दुनिया तो उससे आगे है बहुत। वो हम लिमिटेड सेंस में थिएटर को देखते हैं
ये मुझे समझ में आने लगा। और थिएटर इन एजुकेशन वो जो इस मीडियम की लिमिटलेसनेस है, वो लिमिटलेसनेस को एक्सप्लोर करती है। क्योंकि क्या थिएटर का रोल किसी व्यक्ति को हेल्प करने में हो सकता है, ये मुझे थिएटर एजुकेशन से समझ में आता है। हम जनरल सेंस में ये समझते हैं कि यार थिएटर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक्टिंग सीखनी है, एक्टिंग करनी है, उसका पैसा मिलेगा और एक्टिंग करेंगे, या सेम चीज डायरेक्शन के लिए, सेम चीज डिजाइन के लिए, सेम चीज स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। बट ये आपको प्रोफेशनल स्किल तो दे रहा है, प्रोफेशनल स्किल तो दे रहा है, या प्रोफेशनली आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत डिफरेंट है। वो मेरे को थिएटर इन एजुकेशन ने बताया कि कैसे वो बच्चों को हेल्प कर सकता है, उसके लिए दरवाजे खोल सकता है बेसिकली, और भी चीजों के अगर वो खोलना चाहे खुद तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अथाह दुनिया है इसके अंदर। पूरे थिएटर इन एजुकेशन में बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस देश में काम कर रहे हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसको एक मतलब स्टडीज में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चों को समझनी चाहिए, ये एक एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल, गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रही है इस चीज को लेकर। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो थिएटर और लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, थिएटर अलग है, सिनेमा अलग है, स्क्रीन अलग है, मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, या जो लोग कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारे लोग लेकर इस चीज को। थिएटर एंड सिनेमा कैसे कनेक्टेड है, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, थिएटर और सिनेमा में जो मैं दोनों चीजों पे बात करूं, एक तो जो कॉमनलिटी है, हाँ जी, और जो डिफरेंस है, दोनों पे बात करेंगे। तो दोनों में से पहली चीज कॉमनलिटी की बात करते हैं। तो कॉमनलिटी अगर हम देखें तो दोनों एक्सप्रेशन के मीडियम है। हाँ जी, दोनों में कहानी होती है, दोनों में कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों में दोनों के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे हम डायरेक्शन कहते हैं। दोनों में एक व्यूअर है, दर्शक है, जो उसको अप्रिशिएट करेगा या क्रिटिक करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो एक्टर ऑडियंस कॉमन है, कहानी कॉमन है, और दोनों मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन फर्क जहां से शुरू होता है वो बेसिकली टेक्निक्स का फर्क है। टेक्निक्स का फर्क है। टेक्निक्स का फर्क ये है कि वहाँ वो कम्प्लीटली एक लाइव मीडियम ऑफ आर्ट है, जिसके लिए हम रिहर्सल्स करते हैं, और रिहर्सल्स करते करते हम इस स्किल को अचीव करते हैं कि हम वन गो में लाइवली पूरा संसार मंच पे रच पाए, एक निश्चित टाइम एंड स्पेस में, वन टेक में हम पूरा एक संसार रचते हैं। कोई एक नाटक का एग्जाम्पल अगर लें तो उस 2 घंटे के वक्फे में सदियां भी दिखाते हैं हम, और वो सब लाइव होता है। एक बार शुरू हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सिनेमा में हमारे पास ये सहूलियत है कि हम जिंदगी के टुकड़ों को, जैसे स्लाइस कहते हैं, उनको काट काट के जो हमें सूटेबल है हम उसको जोड़कर फाइनली कंपोज कर सकते हैं। हाँ जी, फाइनली कंपोज कर सकते हैं। थिएटर में ये है कि वो एक बार शुरू हो गया तो हो गया, वहां अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उसको रिपेयर कर पाए। उसके लिए हम रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल करते हुए हम ये बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं कि एक दिन जब हम वो 2 घंटा उस मंच पे खेलेंगे तो वो उसमें सदियां जीवंत होनी चाहिए, या वो टाइम एंड स्पेस जीवंत होना चाहिए, वो कैरेक्टर रिहर्सल में क्लियर हो जाए सारी चीजें। वो रिहर्सल में स्टेज पे बहुत आसान हो जाता है चीजें करना। तो उस रिहर्सल में हम उस कहानी को जीवंत बनाने का अभ्यास करते हैं। और सिनेमा में मतलब वो एक बार में नहीं होता है। हमारे पास ये सहूलियत है कि हम जैसे चाहें उसको, जितने पोर्शन को चाहें उसको कट कर सकते हैं, और उनको जोड़ जोड़ के हम बाद में उसको कंपोज कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि टेक्निक का फर्क है। और चूंकि टेक्निक का फर्क है, इसीलिए फिर टेक्निक का फर्क है, इसीलिए शायद उसके स्टाइल्स का भी फर्क है। तो थिएटर की एक्टिंग स्टाइल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाउडनेस आपको, फिर जेस्चर पोस्चर की लाउडनेस भी हो, आपकी वॉइस की लाउडनेस भी आपकी ज़रूरत हो, मगर थिएटर आपको एक फ्रेम में देख रहा है, वो इतने से फ्रेम में देख रहा है।
है ना, वो सिनेमा आपको फ्रेम में देख रहा है और लाइफ लाइक, और वहाँ ये सुविधा है कि अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, हाँ जी, उसको कैप्चर किया जा सकता है उसी टोन में। लोग जैसे आम जिंदगी में बातचीत करते हैं उसको कैप्चर किया जा सकता है, नेचुरली कैप्चर कर सकते हैं। नेचुरली कैप्चर कर सकते हैं हम। अरे माइक आपको दे दिया और आप जैसे बोलते हैं रोजमर्रा में उसको कैप्चर करके उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग और कन्वर्सेशन। तो वहाँ ये सुविधा है, इसलिए उसका प्रोजेक्शन भी जो है थोड़ा सा एक अलग लेवल पे होता है। और आपके क्योंकि विजुअल मीडियम है प्रोमिनेंटली, तो आप छोटी छोटी चीजों को दिखा सकते हैं। मतलब आंख की पुतली हिली, ये आप दिखा सकते हैं उसमें। थिएटर में आंख की पुतली के हिलने को अगर आपको दिखाना होगा तो वहाँ आप लैंग्वेज का सहारा लेंगे, बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेंगे, या कोई और नरेशन आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कैमरा मैग्नीफाइज थिंग्स, तो वो पूरा क्लोजअप चीजें, वो सब चीजें होती है, वो प्रॉपर एक टेक्निक जो आपने बात कही बहुत अच्छे से समझाया, मतलब वो चीज। तो जैसे सर हम जानते हैं आपने एक फिल्म भी की है फ्रंट पेज, उसका एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा लोगों को? वो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और वो एक्चुअली एक जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर मेरा जो समय और समय इंटरेस्ट थिएटर में ही रहा, थिएटर इन एजुकेशन में ही मैंने काम किया, वही काम कर रहा हूँ। मगर और कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं कि मैं सिनेमा के लिए एक्टिंग करूँगा या फिल्म बनाऊँगा। मतलब ऐसे कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, और मतलब ये मौके की बात है। लेकिन मैं शायद ये तो मेरा सोचा हुआ था कि मैं उस तरह से शायद स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा जैसे बॉम्बे में अक्सर लोग करते हैं। तो हुआ ये था कि पेंडेमिक फर्स्ट लहर जब आई थी, कोविड 2020 में, हाँ फर्स्ट लहर जब आई थी, तो उसमें उस दौरान मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। वो कहानी लिखी थी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। तो वो कहानी एक स्टिल फोटोग्राफर की है, जो कि एक प्रेस फोटोग्राफर है वो बेसिकली। और जॉबलेसनेस, आप जानते हैं कि उस दौरान बहुत जॉबलेसनेस हुई और लोगों के जॉब्स चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने अल्टरनेट ढूंढने शुरू किए। तो बहुत सारे ऑनलाइन अल्टरनेट्स आए। तो मेरे दिमाग में फोटो जर्नलिस्ट की एक कहानी आई कि एक फोटो जर्नलिस्ट जो कि अपने घर में कैद है, जो जा नहीं सकता, कहीं से कैप्चर नहीं कर सकता, उसको अपने घर के सामने वाले हाईवे पे आते जाते लोगों की वो फोटो लेता है। लेकिन और उसमें कई सारी बहुत अच्छी फोटोज आती है। तो मैंने एक कहानी फोटो जर्नलिस्ट के अराउंड लिखी थी, और वो उसका एक बड़ा मार्मिक अंत है कि जिसकी उसने फोटो ली उसकी अगले दिन अखबार में फोटो आई कि वो ट्रेन से कट के मर गए। ये घटना हुई भी थी, आपको ध्यान होगा। और फिल्म मैंने देखी है, काफी अच्छी फिल्म है, बट मैं चाहता हूँ कि लोग भी जाने उस फिल्म के बारे में। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो वो एक फोटो जर्नलिस्ट की कहानी है जिसने एक फोटो कैप्चर की मजदूरों के एक ग्रुप की, और वो कहानी में ये होता है कि वो फोटो ऑनलाइन किसी कॉन्टेक्स्ट में वो भेजता है और वहाँ वो उसको अवार्ड मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोशल मीडिया की प्रेजेंस ने आजकल हमको इतना लपेटे में लिया हुआ है। ये जो लाइक और कमेंट्स और इसकी जो भूख है उस फोटोग्राफर को भी है। तो उसको जब अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड की खबर वो उसमें देता है, अपने न्यूज़पेपर, मतलब ये सोशल मीडिया पे अपनी खबर देता है वो। और वो बेसिकली बड़ा पॉपुलर पोस्ट होती है उसकी। लेकिन अगले दिन जब सुबह अखबार उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो मजदूर जिनको उन्होंने कैप्चर किया था वो उनकी ट्रेन से कट के हत्या हो गई, मतलब वो मर गए हैं, वो एक्सीडेंट हो गया है। तो वो उसको भावनात्मक रूप से बड़ा कचोटता है उस फोटोग्राफर को। ये मैंने इस तरह की कोई कहानी लिखी थी, तो मैंने अपने सर्किल में जस्ट ऐसी पढ़ने के लिए दी। हाँ। तो होता नहीं है कि जब हम कोई एक चीज आपको पढ़ने के लिए दें तो आप भी किसी दूसरे को पढ़ने के लिए देते हैं, दूसरा किसी तीसरे को देता है, और कहानी अच्छी लगती है तो अमूमन ऐसा आर्ट में वो घूमती रहती चीजें, क्योंकि सब आर्ट को समझते हैं जो उन्हीं को भेजते हैं आप बेसिकली। हाँ, तो ऐसे ही ये कहानी जो है दीपांकर के पास पहुंच गई थी।
तो दीपांकर ने जब इस कहानी को पढ़ी तो दीपांकर का मन किया कि मैं इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाऊं, और उसने मुझसे परमिशन मांगने के लिए फ़ोन किया था, और हमारा तय हुआ, मैंने कहा हाँ बनाओ ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड देन ये तय हुआ कि वो एक स्क्रीन प्ले, सॉर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले लिख के लाएंगे, और उस पर फिर डिस्कशन करके आई विल अप्रूव समथिंग कि वो कहानी कितनी रह गई है इसमें, और मतलब इसमें वो कहानी है भी कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए, और स्क्रीन प्ले कहानी को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ये इसलिए वो डिस्कशन के लिए वो आए थे। तो वो डिस्कशन हुआ घर पे, और डिस्कशन के दौरान ही मैंने कहा कब शूट कर रहे हो, तो उसने बोला कि आप जब फ्री हो तब शुरू कर सकते हैं। तो मैंने कहा आई मीन यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू परफॉर्म। तो उसने बोला हाँ, मैं ये सोच के बैठा हूँ कि आप इसे ये रोल मैं करवाऊंगा। और आप सिर्फ अप्रूवल देने गए थे स्क्रिप्ट का? वो आए थे मेरे घर पे, और मतलब उसमें कुछ एंड को लेकर या उसको लेकर मैंने कहा यार इसको एंड चेंज कर सकते, तो वो स्क्रीन प्ले दिखाने के लिए आए थे, और साथ ही उसने कहा कि आप जब भी फ्री हो इसको हम 2 दिन में शूट कर सकते हैं। अच्छा। तो अब मेरे लिए मतलब थोड़ा ये था कि कभी एक्टिंग की नहीं, तो मैं थोड़ा ऐसे था, मैंने कहा यार किसी अच्छे एक्टर को ढूंढो, कोई मतलब मैंने कभी एक्टिंग की है तो मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि शूट कैसे होता है, कहानी स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट होती है, स्क्रीन प्ले को कैसे हम शूट करते हैं, कितनी टीम लगती है, शॉर्ट डिवीज़न कैसे होते हैं, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है जब मैं ये डायरेक्टली देख सकता हूँ। और दीपांकर एक अच्छा खासा नाम है फिल्म मेकिंग में जयपुर से, तो मैंने फिर यस कर दिया। उनको सूटेबिलिटी लगती थी कि यार ये कैरेक्टर में सूट कर रहा है। एक दूसरा साइड भी है इसका कि मैं खुद स्टिल फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है, मतलब मैं लिंक शेयर करूंगा, लोग भी देखेंगे। आपकी मतलब स्पेसिफिक फोटोज आती है, उसमें बहुत स्टोरी होती है हर फोटो के पीछे। तो मैं स्टिल फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो ये दीपांकर ने भी मेरे कुछ स्टिल फोटोग्राफर देखे, तो शायद हो सकता है कि ये क्वालिटी भी कहीं ना कहीं अपील की हो मुझे कास्ट करने में। तो फिर वो 2 दिन में फिल्म शूट हुई, और चूंकि कहानी मैंने लिखी थी और रोल भी मैं ही कर रहा हूँ और मैं स्टिल फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक सा एक ओवरऑल एक पैकेज मुझ में मिल गया दीपांकर को कि तो परफेक्ट बैलेंस होता है फिल्म के लिए चाहिए, वो बैलेंस बन गया है मेरे हिसाब से। और तो वो और मौका भी बन गया, वो मौका बन गया, मतलब वो मैंने एफर्टलेसली, मतलब कोई एक चीज आपके लाइफ में घट जाती है, उस तरह की एक घटना। नहीं सर, मैंने देखी है, कमाल फिल्म है। मतलब मैं तो जब आपको पहले देखा था और उस फिल्म में देखा, तब मुझे बहुत चीज़ें और समझ में आई आपके बारे में, इसलिए मैं चाहता था कि आप आइए थोड़ा सा और बताइए। इसी से सर मेरा एक सवाल था कि जो स्कोप है और प्रिपरेशन है, कैसे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, यंग एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्कोप क्या है अभी? देखिए, स्कोप की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। और अगर आप फिल्म में जाना चाहते हैं, सिनेमा में जाना चाहते हैं, स्क्रीन के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जनरली हम थिएटर को 2 तरह से अप्रोच करते हैं। थिएटर को की जो प्रोमिनेंट और सबसे पॉपुलर अप्रोच है, वो पॉपुलर अप्रोच यही है कि थिएटर मेरे लिए एक प्रैक्टिस का माध्यम है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ सेट ऑफ स्किल्स मैं अचीव करता हूँ, और फिर मैं एक दिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने ये सेट ऑफ स्किल्स अचीव कर लिया एक्टिंग का, एंड देन आई गो टू मुंबई और फिर मैं सिनेमा के लिए काम करता हूँ। हाँ जी। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि मैं सिर्फ थिएटर ही करता हूँ और थिएटर के अंदर के डायमेंशंस को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और मैं एज ए थिएटर डायरेक्टर या थिएटर डिजाइनर या मेरी तरह के लोग जो थिएटर इन एजुकेशन की दुनिया में घुस जाते हैं, वो थिएटर इन एजुकेशन करने लगते हैं। तो जहाँ तक स्कोप का सवाल है, तो स्कोप की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। अगर आप थिएटर, प्योर थिएटर करना चाहते हैं, जिसमें थिएटर एक्टिंग है, जिसमें थिएटर डायरेक्शन है, थिएटर का डिजाइन है, इतना थिएटर हो रहा है, इतना थिएटर अभी पूरी इंडिया में हो रहा है, तो काम करने के स्कोप की आपको कोई कमी नहीं। स्कोप जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल टर्म्स सबसे पहले आती है कि उसमें क्या स्कोप है। तो होता क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस हमारी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जो कि शायद टाइमली नहीं होती इन द सेंस कि
थिएटर करने के लिए आपको अच्छा खासा लंबा समय अपनी तैयारी में डिवोट करना पड़ता है। हम वो तैयारी वाला जो प्रोसेस है ना, उसको माइनस करके हमारी एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं और हम रेस्टलेस हो जाते हैं कि अरे मुझे 3 साल हो गए, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब सीरियसली आप ऑनेस्टली एनालाइज करके देखो कि 3 साल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें वाकई आपने 3 साल में क्या इन्वेस्ट किया, मतलब यूटिलाइज कितना किया। समय बिता देना अपने आप में कुछ नहीं होता है। समय कहाँ लगाया आपने और समय लगाने के बाद आपने क्या ऐसी सेट ऑफ स्किल्स अचीव किया है, ये कभी एनालिसिस हम नहीं करते, ये कभी हम एनालिसिस नहीं करते। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हम रेस्टलेसनेस हो जाती है हमारी, तो हम ब्लेम करने लगते हैं कि यार थिएटर में ये है ही नहीं। नेगेटिव अप्रोच लगाने लगते हैं कई चीजों को लेकर कि यार ये चीज ऐसे गलत होती है, ये होती है, वो होती है। राइट। और मैं ये बात कई जगह बोलता हूँ और आज फिर भी बोलूँगा कि मुझे इस तरह का कोई मलाल नहीं है, इस तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मैं थिएटर से ही जिंदगी चला रहा हूँ, थिएटर करके ही मैं अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ, थिएटर करके ही मेरा सब कुछ चल रहा है। मतलब एक ठीक ठाक आम जीवन जो चलना चाहिए वो आम जीवन मेरा चल रहा है। आम जीवन से भी कुछ खास भी मैं कर लेता हूँ। मैं 2-4 सिनेमा भी देख लेता हूँ महीने में। अब मैं फिल्म देखने भी चला जाता हूँ, उसका भी खर्चा है। मैं नाटक देखने भी चला जाता हूँ, मैं किताबें भी खरीद लेता हूँ। ये सब मेरा थिएटर से चल रहा है। तो इस बात को मैं मान ही नहीं सकता कि थिएटर के अंदर सर्वाइवल नहीं है। तो स्कोप तो ये है। अब सवाल ये है कि आपने सर्वाइवल ढूंढा कि नहीं ढूंढा। अगर मैं स्कोप की बात करूं आपसे कि थिएटर इन एजुकेशन में ही इस काम को करने वाले इतने सारे लोग चाहिए। मोटा सा आंकड़ा ये है कि इस देश में कितने सारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, और उसका 0.00001% भी क्वालिटेटिव टीचर्स नहीं है जो बच्चों को ड्रामा सिखा सके। तो स्कोप तो ये है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तो थिएटर की बात हुई है। सिनेमा में भी जाने की जो जल्दबाजी है ना, वो जल्दबाजी, और आप थिएटर को एक मीडियम समझते हैं ना जब, तो आप लगाव नहीं कर पाते उससे। आप एक सीढ़ी समझते हैं ना, एक सीढ़ी समझते हैं, सीढ़ियों से कभी लगाव नहीं होता। क्रॉस करने की सोचते हैं, मंजिल सोचेंगे तो वहां पहुंचेंगे। हाँ, तो ये कैसे हम विश्वास कर ले कि जब तुम थिएटर में जब कर रहे हो, जब तक कर रहे हो, उसी में मन लगा के काम नहीं कर रहे, तो बॉम्बे में क्या मन लगाओगे आप? वो आपकी आदत का हिस्सा होती है, आदत का हिस्सा होती है ना। तो अगर जब तक आप सीढ़ी समझते हो किसी को, तो आप उसके साथ अटैच नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि एक मेजर कमी तो यही है कि आप जब किसी प्रोफेशन से अटैच ही नहीं हो रहे, तो आप क्या सर्व करेंगे उसके अंदर। तो स्कोप तो इतना है, आज इतना कुछ कंटेंट चाहिए, इतने सारे एक्टर चाहिए जितना इंडस्ट्री के पास भी नहीं है। लेकिन प्रिपेयरनेस आपकी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो 24 घंटे पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे। बिल्कुल। हाँ। फिर वो कब महीना और साल में बीत जाता है पता नहीं लगता। हाँ, और वो पैशन आप कहते तो हैं कि आप पैशनेट हैं, लेकिन वो पैशन कहीं बीच में खो जाता है और वो कमर्शलाइज हो जाती है चीज़ें बहुत ज़्यादा। हाँ। या फिर वो मनी माइंड कह सकते हैं, हो जाता है। काफ़ी कुछ क्लियर होगा लोगों को इस चीज़ को देख के। और आपने जो एग्जाम्पल दिया सीडी वाला, मतलब पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर होता है। इसी से मैं जानना चाहूँगा, जो आपने बताया जर्नी जो ऐसे होती है सिनेमा की, एक रोड मैप अगर आप कुछ देना चाहें यंग फिल्म मेकर्स को या यंग एक्टर्स को, थिएटर में और प्लस सिनेमा में, दोनों में ही। मुझे लगता है कि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बात आप बार बार अपने आप से पूछिए कि आप क्या सही कर रहे हो। सही, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऑनेस्टी जो आपने शब्द कहे, ये समझते ही नहीं लोग, है ना। और मतलब ये बात ये है कि हम दूसरों को बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं, हम खुद को चेक नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। आप 2 घंटे के लिए रिहर्सल में आते हैं, 2 घंटे ही अमेचर थिएटर में रिहर्सल के लिए मिलते हैं। आप टाइम पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। वहां से तय होती है आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी। आप बोल दो कि टाइम, ये कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना अपने लिए। आपको ये कैलकुलेशन, आप अपने पैशन के लिए आ रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं, और टाइम से रिहर्सल में आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। रियलिटी चेक खुद से ही करिए, खुद से करिए।
और इसको बहुत स्कोप है, इतना सारा कंटेंट चाहिए अभी। हाँ जी, फिल्मों में भी इतने सारे लेखक चाहिए। अभी तो सर ओटीटी से बहुत ज्यादा कंटेंट बनने लगा है, इतना काम है। मैं तो ये कहूंगा जो कहते हैं काम नहीं है तो वो बेसिकली उनकी मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल सकती है। आपकी तैयारी चाहिए। तो तैयारी भी आप तब करोगे जबकि ऑनेस्टली इन्वॉल्व होगे। आप ऑनेस्टली इन्वॉल्व नहीं है तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो लोग तैयारी करते हैं, ऑनेस्टली इन्वॉल्व है, वो निकलते हैं। हमने देखा है, हमारी अपनी आंखों के आगे ही देखते हैं हम ना कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना बहुत जरूरी है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। हो सकता है किसी को 2 साल में मिल जाए, किसी को 5 साल में मिले, लेकिन आपकी ऑनेस्टी ही तय करेगी कि आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत सारा काम आपकी ऑनेस्टी से ही मिलता है। ऑनेस्टी, और मैं कहूंगा थोड़ा इनोसेंस भी उसमें होना चाहिए। जब वो कलाकार है तो वो इनोसेंस इनोसेंस से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि लर्नेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, कि आप सीखने के लिए कितना तैयार है। वो एक जिज्ञासा होनी चाहिए। आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। आपको हर कैरेक्टर में नए सिरे से सीखना पड़ता है। ये फील्ड ऐसा है, आज आपको एक कैरेक्टर मिला है, कल दूसरा कैरेक्टर मिलेगा, परसों तीसरा कैरेक्टर मिलेगा, और तीनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। और 3 जिंदगियां आप जब जी रहे हो, जब आप 3 जिंदगियां जी रहे हो तो तीनों की जिंदगी का 0 अलग है। तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। और लर्नेबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप सारे कैरेक्टर एक जैसे करेंगे, अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। बड़े एक्टर्स को अब आप देखिए, वो इरफान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, इस तरह के जो एक्टर्स हैं, हाँ जी, ये सारे एक्टर्स सिर्फ इसलिए कन्विंसिंग लगते हैं, इसीलिए महान है ये, क्योंकि ये उन कैरेक्टर्स को की जिंदगियों के अंदर घुसकर देखते हैं और उसको कन्विंसिंग बनाते हैं। अपने जीते हैं, मतलब उस कैरेक्टर को जीते हैं। और वही सिनेमा में मतलब दिखता है, आंखों से चीजें बोली जा सकती है। बिल्कुल यही तो खूबसूरती है सिनेमा की। वो लर्नेबिलिटी की वजह से है, क्योंकि सारे कैरेक्टर अलग, अडेप्ट टू चेंज मैं कहूँ शायद थोड़ा सा। और जो आप देख रहे हो जिस माहौल में, वो माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी को लर्नेबिलिटी का नाम दे रहा हूँ। आज आप वकील हैं, कल आप चोर हैं। अब ये बिल्कुल 2 अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ आप ईमानदार पुलिस अफसर हैं और दूसरी तरफ आप हत्यारे हैं। तो एक हत्यारे का माइंडसेट और एक ईमानदार पुलिस अफसर का माइंडसेट से इनमें नेविगेट करना, इनमें शिफ्टिंग करना, हाँ जी, जब तक आपकी रिजिडिटी खत्म नहीं होगी, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तब तक आप अडेप्ट कर ही नहीं सकते इसको। हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर अलग अलग तरह की बहुत सारी रिजिडिटी बनती रहती है, स्टिफनेस बनती रहती है। स्टिफनेस हमें इसी बात की बन सकती है कि मैं तो 3 साल से थिएटर कर रहा हूँ मैं तो 3 साल मेरे को फलानी जगह जाते हुए हो गए, है ना। ये रिजिड माइंड है ये। अरे जाते हुए हो गए, लेकिन क्या तुमने आपस में चेक किया, खुद से चेक नहीं किया? वो 3 साल में कितना काम किया? मैं कहाँ पहुंचा हूँ? मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कभी चेक किया? मैंने 3 साल में क्या लर्न किया, क्या और मुझे लर्न करना है? क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि इसको लर्न कैसे करोगे आप? क्या आपको ये पता है कि आपकी वॉइस कैसी है? क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है? क्या आपको ये पता है कि आप क्यों नहीं हंस पाते हैं, क्यों नहीं रो पाते हैं जब आप एक्ट करते हैं? इमोशनल ग्राफ क्यों नहीं बन पाता है? क्यों आपके कैरेक्टर कन्विंसिंग नहीं हो पाते कि आपको रोल तो गरीब का करना है लेकिन आप लग रहे हो अमीर ही? ये सवाल आते हैं क्या एज एन एक्टर आपके मन में? मुझे नहीं लगता कि ये जनरली मतलब इस तरह की स्ट्रगल एक्टर्स अगर करेंगे तो उन्हीं का ये प्रोफेशनल अचीवमेंट। खुद पे काम बेसिकली, वो बिल्कुल खुद पे ऑनेस्टी के साथ, जो आपने बात कही, ऑनेस्टी के साथ जो अगर खुद पे काम करेगा तो काम की कमी कहीं नहीं है। काम की कमी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लायक हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि इतने सारे एक्टर्स बन रहे हैं तो हम कहाँ उसमें स्टैब्लिश होंगे? सबके लिए कुछ ना कुछ भगवान ने भी कुछ सोच रखा। हाँ, लायक है और काम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। काम और पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। और लायक होंगे तो आपको काम नहीं भी मिल रहा होगा तो आप काम क्रिएट कर लेंगे। मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप खुद इस चीज को समझ गए तो खुद क्रिएट कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ, डायरेक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, एक्टिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको लिखने से किसने रोक दिया है?
सही बात है। किसने रोक दिया आपको? आपको बच्चों को पढ़ाने से किसने रोक दिया है? किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका। अपने थॉट्स तो पेन डाउन कर ही सकते हैं सब लोग। थॉट्स तो पेन डाउन कर ही सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से। और आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो वहां पेन डाउन कर दिए तो 10 लोग पढ़ेंगे, तो आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, फीडबैक भी मिल जाएगा, फिर इम्प्रूव कीजिए। आपको अपने क्रिएटिव एंगेजमेंट खुद तलाशने पड़ेंगे। आपको कोई चम्मच से लाके नहीं देगा, चम्मच से लाके नहीं देगा कि ये क्रिएटिविटी है और ये ले लो। आपको खुद से वो क्रिएटिव एंडेवर्स निकालने पड़ेंगे। जी सर, बहुत मतलब मुझे तो इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल रही है आज ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड ही बिलोंग करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है कि प्रोसेस ऑफ थिएटर या प्रोसेस ऑफ ये फिल्म्स का होता क्या है। जो प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा बता दें तो, कि थिएटर में मतलब कैसे क्या वो होता है, चीज़ें क्या क्या करवाते हैं, क्या एक प्रोसेस जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिले तो वो उस डायरेक्शन में जा सके। तो जनरली अगर हम देखें तो थिएटर की जो प्रोसेसेस होती है कि हम एक ग्रुप इकट्ठा होता है ना, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली भी हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी हम फॉर्मली भी इकट्ठा होते हैं कि हम एक प्ले करेंगे। अब जब हम प्ले करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है, तो हम ये भी तय करते हैं कि कौन सा प्ले करेंगे। तो फिर हम उसकी कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ पढ़ने के बेसिस पर, स्पीच के बेसिस पर कास्ट कर देते हैं और फिर हम सीन बनाने लगते हैं। कुछ लोगों की अप्रोच डिफरेंट होती है कि वो स्क्रिप्ट पे काम ही नहीं करते। पहले वो कैरेक्टर्स और उनके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन करके जब हमको समझ में आता है कि हम किस सिनेरियो को क्रिएट कर रहे हैं, तब वो स्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं, तब वो स्पीच वाले एलिमेंट लेकर आते हैं, वॉइस एंड स्पीच का एलिमेंट तो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं थिएटर मेकिंग की। सिमिलरली सिनेमा की भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोसेसेस हैं। हर डायरेक्टर अलग तरीके से काम करता है ना। वो पहले इस कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चलते हैं। हाँ जी। तो वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उनके लिए चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती हैं कि यहाँ पर पत्ता हिलेगा तो पत्ता ही हिलेगा। कुछ लोग बहुत इम्प्रोवाइजेटरी नेचर के होते हैं कि हाँ, ये एक आइडिया है, एक सजेशन है कि पत्ता हिलेगा, लेकिन अगर हाँ वहाँ पर हवा का झोंका किसी भी तरह से दिखाना हो तो हम उसको भी इम्प्रोवाइज कर लेंगे और वो मीनिंग मेक करेगा। तो दो तरह के होते हैं प्रोसेसेस। एक तो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, दूसरा प्रोसेसेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होते हैं, जिसमें ग्रुप के और सिचुएशन जो हमें अवेलेबल है उसके आधार पर हम चीज़ों को इम्प्रोवाइज करते चले जाते हैं। और improvisation is the key factor in both the processes। बहुत सारी चीजें तराशी जाती है उसमें improvisation के प्रोसेस के दौरान। improvisation का प्रोसेस is the key। तो की मिल चुकी है लोगों को, आपने चाबी दे दी है, मतलब सबको आज बहुत सारी चीजों की चाबी दे दी है। अब वो उनके ऊपर है कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं। हमारा मतलब पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट यही था कि आपकी बात सब लोगों तक पहुंचाई जा सके, कुछ समझ जाए, कोई किसी का भी अगर कुछ बेनिफिट होता है तो हम लोग सेटिस्फाइड है इस चीज से। थैंक यू आपने नहीं सर, मतलब हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए, आपकी लाइफ जर्नी बताने के लिए जो अब तक किसी को रूबरू नहीं थी, मतलब कम लोगों को पता थी। अब वो सबको दिखेगी वो चीज़, आपकी जर्नी और आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ और जो थिएटर है वो बहुत इनक्रेडिबल है। वे ऑफ थिंकिंग है, जो सब चीज़ें मैं तो आपको पर्सनली जानता भी हूँ उस चीज़ों से, तो मैंने देखा है। आखिरी मैसेज कुछ आप देना चाहें तो मैं, या कुछ शेयर करना चाहें आपका? हाँ, आखिरी मैसेज जैसा मतलब मुझे इस पॉडकास्ट का आखिरी मैसेज मतलब हाँ, गलत चला जाएगा। मुझे ये लगता है कि पैशन, इंटरेस्ट, जस्ट चेक करो कि आप इस फील्ड में पैशन से आए हो, आप इस फील्ड में इंटरेस्ट से आए हो और बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करके आए हो। जस्ट रेस्पेक्ट योर इंटरेस्ट, रेस्पेक्ट योर ओन पैशन। या तो आप झूठ बोल रहे हो कि आपका पैशन था ही नहीं, आपका इंटरेस्ट था ही नहीं, आप किसी और झोंके में आए हैं, किसी और हवा के झोंके में आए हैं। अगर आपका रियल पैशन है, अगर आपका रियल इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उस इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पैशन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, देन आप टाइम पे पहुंचेंगे,
देन आपको ये भी पता होगा कि एक टाइम में 2 काम नहीं करने हैं। हाँ जी। देन आपको ये भी पता होगा कि मेरे को क्वालिटी कैसे अचीव करनी है। देन आपको ये भी पता होगा कि मेरी क्षमताएं क्या हैं। देन आपको ये भी पता होगा कि यार मैं एक्टर, पता चल जाएगा कि मैं एक्टर से ज़्यादा बेहतर डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर से ज़्यादा बेहतर मैं डिज़ाइनर हूँ, या इन तीनों से ज़्यादा बेहतर मैं थिएटर इन एजुकेशन वर्कर हो सकता हूँ, या इन से ज़्यादा बेहतर मैं एक सिनेमा का पर्सन, प्रोडक्शन करने वाला हो सकता हूँ। तो जब पैशन को आप रेस्पेक्ट करेंगे तो अपने पोटेंशियल्स को भी आप एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। जब आप, फिर आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, ट्रू कॉलिंग क्या है, ट्रू कॉलिंग क्या है, मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है, कि मुझे क्या करना है, वो अपने आप पता लग जाएगा प्रोसेस के दौरान गुजरेंगे जब। हाँ, जब 25 चीजें करोगे तब आपको एक चीज पता चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर सो दिस गोल्डन वर्ड्स आपने लोगों को दिए और हमको दिए, मतलब, और आपने समय दिया इतना हमको प्रीशियसली। तो गाइस, ये थे अभिषेक गोस्वामी सर। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जब तक सब्सक्राइब करके रखिए टीजीएल स्टूडियोज को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।